नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, करीब सरकार का 2 साल का कार्यकाल और आपके विभाग का मैं कहूं कि करीब 18 महीने, यहाँ तक अगर मैं सही हूँ, कहाँ पर पहुँचा है 18 महीने में ये कारवां स्किल मूवमेंट का आपका? देखिए, सबसे पहला उत्तर तो ये होगा कि भारत की सरकार में सबसे नया और सबसे अंतिम में बनाया जाने वाला मंत्रालय हमारा मंत्रालय है और कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय, इसकी स्थापना सरकार के गठन के 6 माह के बाद हुई। पहले विभाग के रूप में खेलकूद विभाग के साथ था, बाद में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि ये अलग विभाग हो, और क्यों। मैं भी सोचता था जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई कि आखिर मुझे ये क्यों जिम्मेवारी दी गई है। और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर इस देश में अगर कोई एक मंत्रालय मुझे अगर स्वयं चलाना हो तो मैं कौशल विकास का मंत्रालय स्वयं चलाऊंगा, और सब काम से अगर आप लोग हमको हटा दीजिए तो मैं इस काम को खुद ही करना चाहूँगा। इतना पैशन है उनको इस मंत्रालय। और मैं बार बार उनकी तरफ देखता था, सोचता था कि आखिर उनके मन में क्या है। आज 1.5 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य था कि देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी, जो शायद आने वाले दिनों में पूरे भारत का लैंडस्केप बदल देगा। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया यानी कि भारत के भीतर कुछ निर्माण, बहुत निर्माण का काम करना है, उस पर बड़ा फोकस दे रहे हैं। लेकिन इस बात को शायद हम उस समय तक नहीं ध्यान देते हैं। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में बनाने की बात करते हैं, मेकर्स, तब हम मेकर्स इन इंडिया की बात नहीं करते हैं। बनाएगा कौन सवाल है? बनाएगा कौन? तो मेक इन इंडिया की कल्पना जब देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो साथ साथ मेकर्स इन इंडिया भी होना चाहिए, इसकी कल्पना भी उन्होंने साथ साथ की। और उसी कल्पना के तहत अगर दुनिया भर में देखिए, आज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, 4%। हाँ। लेकिन अगर जापान देखे, जापान में 80%, कोरिया में 96%, यूनाइटेड किंगडम में 68%, जर्मनी में 74% और भारत में मात्र 3.5 से 4%। यानी कि हर 100 में से कोरिया का 96 व्यक्ति को कौशल प्राप्त है, भारत में नहीं है। और देश के आज़ादी के पहले अंग्रेजी का बोलबाला था, तो शासक वर्ग के लिए लॉर्ड मैक्यूले ने अंग्रेजी लाया। देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि आज तक शिक्षा में ही निहित रहा है कौशल। हम कौशल की बात करते हैं, लेकिन इस देश में जो कोई भी बड़ा आदमी बना है, जो बड़े पद पर गया है, औसतन 99% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं। डिग्री पर फोकस था, कौशल पर नहीं। सब लोग जो, क्योंकि सामान्य रूप से हमने आपको देखा, उसने उसको देखा, पिताजी को देखा, दोस्त को देखा, पड़ोसी को देखा, परिवार को देखा, जो लोग बड़े बनते गए, कलेक्टर बनते गए, एसपी बनते गए, बड़े लोग बड़े पदों पर गए, वो सब पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए BA MA डिग्री की होड़ लग गई। अब जैसे कि भारत में हम बॉटनी के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि वेल्डिंग का कोई प्रोफेसर है भारत में, या प्लम्बिंग का कोई प्रोफेसर है भारत में, क्योंकि हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि वेल्डिंग और प्लम्बिंग भी ऐसी चीज़ होती है। ये छोटा काम है। और देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेजी और पढ़ाई और इस तरह की शिक्षा पर ध्यान दिया, तो जो पारंपरिक कौशल था उसको हम भूलते गए। और ये समाज का ऐसा तबका था जिसको उसी समय पकड़ करके और हुनर दे करके उसको समाज में एस्पिरेशनल बनाना चाहिए था, लेकिन उसको हम लोग विभिन्न नामों से जानते। क्या शिक्षा प्रणाली आप कहते हैं दोषी थी? नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसको हमने छोड़ दिया, और बाद में ऐसे लोगों का जब हमको आया कि इनको भाई समाज में जोड़ना है, तो हम लोगों ने उनको कौशल नहीं दिया, उनके कौशल का उन्नयन नहीं किया, उनके कौशल का विकास नहीं किया, उनके कौशल के स्थान नहीं दिया और एस्पिरेशन नहीं मिला। हमने उनको आरक्षण दे दिया। फिर वो उसी तंगी में रह गए जहाँ से शुरू किया था। इसलिए जो वर्गीकरण समाज का था वो कौशल से था, और कौशल को हम लोगों ने जीवित नहीं किया। उसको हम लोग आज भी जो जरदोशी के काम करते हैं, आज भी जो पारंपरिक तौर से जो वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, उसको महत्व तो हमने दिया नहीं। अगर लोहार को हम वेल्डर बनाते, वेल्डर से हम उसको इंजीनियर बनाते, फैब्रिकेटर बनाते, तो बात समझ में आती है। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा की दौड़ में कहा उसका बेटा भी MA BA कर ले तो शायद बड़ा आदमी बन जाए। उसने भी कहा कि भाई ये हथौड़ा कौन चलाएगा, हथौड़ा चलाने का काम छोड़ो, पढ़ाओ बच्चों को। तो प्रारंभिक शिक्षा के साथ, माध्यमिक शिक्षा के साथ हम लोगों ने स्किल को नहीं जोड़ा। जिन लोगों ने इस देश को चलाया उनसे पूछना होगा कि भाई आपने ऐसा गलती क्यों किया। और स्कूली शिक्षा के साथ ही दुनिया भर में 10वीं 12वीं के बाद जो लोग जिस लायक होता है उस दिशा में लग जाता है। भारत में ही ऐसा देश है जहाँ 10वीं तक पास किए, अगर कर गए तो फिर शिक्षा के हुड़ में लग जाओ, MA BA MBA करो। आज 17% MBA ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं। देश के लगभग 18 लाख इंजीनियरिंग सीट्स में से 8 लाख इंजीनियरिंग सीट्स खाली हैं,
और जो देश के इंजीनियर बनते हैं उसमें 25% ऐसे इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग के लायक ही नहीं हैं। तो आखिर ये सिस्टम क्यों हुआ? इसलिए कौशल के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथ के हुनर की पहचान करके दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स, हमें MA BA नहीं चाहिए, हमें इंजीनियर और डॉक्टरेट नहीं चाहिए कारखाने में काम करने के लिए। हमें वैसे व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ में उतना हुनर हो कि इस काम को समझ करके एंट्री लेवल जॉब्स पर वो काम कर सके। लेकिन 2009 में इसी तरह की स्कीम मैं कहूँ कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो UPA 2 ने शुरू किया, आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ 35 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिली, ITI खोले गए, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, 2 सवाल आपने कहा। ITI, देश में ITI पारंपरिक तौर से 1950-52 के बाद से देश में ITI बने, और वहाँ जो हार्ड स्किल्स होता है, 12-13 ट्रेड पहले होते थे, बढ़ते बढ़ते अब 150 ट्रेड हैं, उसमें 90% लोग जो आज ITI की ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ग्राइंडर, इस प्रकार के जॉब रोल में है जिसे सरकारी सेवा में मान्यता है। इसलिए एक एक जगह आप देखेंगे ऐसी ITIs हैं, उसी ट्रेड के हजारों लड़कों को ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि उसकी सर्टिफिकेट की मान्यता सरकारी नौकरी में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो वो एक इकोसिस्टम था। अब कोटा में 70 ITI होंगे, और पलामू में, झारखंड में पूरे जिला में एक है, और नॉर्थ ईस्ट के तो 2500 प्रखंड इस देश में ऐसे हैं जहाँ कोई ITI ही नहीं है। 13,000 ITI भारत वर्ष में है, इसमें सबसे अधिक UP में है, बिहार में है। लेकिन उनका जो विस्तार होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए, किसी कारणों से कम हुआ। हम लोगों ने सबको मैप किया, और देश के प्रधानमंत्री ने लेबर, श्रम कोई खराब शब्द नहीं है, लेकिन बच्चों को भी श्रम में डाल दिया, यानी कि ITI को भी लेबर मिनिस्ट्री में डाल रखा था। हम लोगों ने कहा कि भाई लेबर नहीं है, ये तो कौशल प्राप्त, कुशलता का प्रतीक है, इसको बाहर निकालो यहाँ से। और आज कौशल विकास मंत्रालय में ITI सब डाले गए हैं। उसकी गुणवत्ता का प्रसार करना है, विस्तार करना है। तो ये एक बड़ा काम हुआ। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, पिछली सरकार ने शुरू किया था, वो व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उसका उपयोग गलत ढंग से हो रहा था, और मैंने आने के बाद 1.5 साल तक संघर्ष करके उस पूरे व्यवस्था को उलट पुलट कर दिया है। हो सकता है कि मैंने गलत किया हो, सही किया हो, लेकिन वहाँ के लोगों में बड़ी बेचैनी है कि आपने इतना बड़ा उलट पुलट क्यों कर दिया। ये तो पिछली सरकार ने कराया था, प्राइवेट बॉडी था, लेकिन पूरे भारत सरकार की पैसा निकाल करके हम उस NSTC में डालते हैं, और वो स्वतंत्र हैं, वही तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। और जिस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही थी उस पर मेरा विश्वास नहीं था। हमने पूरा उसका खाका बदल दिया है। अब नए तौर से नए CEO के साथ अब हम NSTC में पूरे देश में कौशल विकास का जाल बिछा रहे हैं। रूडी जी, क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य है 2022 तक 50 करोड़ लोगों को स्किल करने का, जहाँ तक मोटा मोटा एक आंकड़ा है। इस वक्त आप खुद कह रहे हैं कि 4% से ये आंकड़ा कम है टोटल आबादी का। देखिए, मैं शुरू से जब आया उससे पहले ये आंकड़े तय हो गए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी इस आंकड़े को 4% कहता था, और दूसरी तरफ पिछली सरकार ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देना है। ये दोनों फिगर्स ऐसे हैं। 4% मैं नहीं मानता कि इस देश में प्रशिक्षित लोगों की संख्या 4% है। और इस पूरे एनालिसिस को मैंने नेशनल डायरेक्टर जो थे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात किया है, क्योंकि इस देश में अगर 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, जो इसमें कृषि के क्षेत्र में हैं, आखिर वो पेट भर रहे हैं, तो कोई ना कोई कौशल उनके पास है। लेकिन किस प्रकार का कौशल है? क्या आप उन्हीं लोगों को कौशल युक्त मानते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हो, या बाकी लोगों को भी जिनको पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी आपने कवर किया? तो ये पूरा इकोसिस्टम को हम रिवाइज कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस प्रतिशत में निश्चित रूप से विस्तार होगा। और दूसरा सवाल आपने कहा था कि 4% के अगर अंडर में है तो एक बड़ा चैलेंज आपके सामने या इस विभाग के जरिए नहीं, क्योंकि दूसरा आपने 50 करोड़ की बात कही थी। 50 करोड़ एक संख्या है जो असंगठित क्षेत्र में है, और कोई ना कोई है। तो ऐसे हुनर को भी पहचान करके उसको सर्टिफाई करना मेरे मंत्रालय का काम क्या है? मेरे मंत्रालय का काम है कि सॉफ्ट स्किल्स, इनफॉर्मल स्किल्स के माध्यम से, शॉर्ट टर्म स्किलिंग के माध्यम से पहले वैसे लोगों की पहचान की जाए जो समाज के सबसे निचले वर्ग में है, और जिसकी जीवन आज 1000, 2000, 3000 रुपये की आमदनी, चाहे महिला हो गांव में या मर्द हो, और उसमें जो हुनर है उसकी पहचान करके उसको प्रशिक्षण दे दिया। यानी कि गांव में एक बेटी है, उसको अगर हम 15 दिन से 1 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स करा दें, और वो अगर मैट्रिक पास है और घर में बेरोजगार बैठी है, तो मैं अगर 1 महीने का कोर्स उस बच्ची को करा दूंगा, तो 1 महीने में वो फेशियल कर लेगी, हेड मसाज करेगी, हेयर कटिंग करेगी, रोलिंग करेगी, डाइंग करेगी, पता नहीं क्या क्या वो लोग और क्या क्या करते हैं, नेल फाइलिंग करेगी। ये सब अगर हम उसको सिखा दें तो अपने गांव में जा कर के अपने बहनों को सजा करके वो 5 से 10 हज़ार रुपया घर बैठे कमा सकती है, और शादी ब्याह लगन के समय वो 30 से 40 हज़ार रुपया कमा देती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उसको 1 महीने की ट्रेनिंग और उसको 25 हज़ार का किट दे दूँ, तो अपने आप वो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कायम।
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने आप कर रहे हैं। तो आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत हाई इंजीनियरिंग नहीं है, हाई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं। हमारा लक्ष्य है कि जो एंट्री लेवल पर जो गरीब, किसान, मजदूर, देश के प्रधानमंत्री का बड़ा सिंपल नारा है, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, दिव्यांग, इनके लिए हमने अपनी पूरी सेवा को, अपने सिस्टम को तैयार किया है और इन्हीं लोगों को प्रशिक्षण देने का हमारा हम ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब आईटी सेक्टर में भी बहुत स्किल है, लेकिन आईटी सेक्टर के स्किल के लिए मुझे अभी बहुत प्रयास नहीं करना है, क्योंकि भारत आईटी सेक्टर में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन गांव में बैठा हुआ जो सामान्य रूप से मोबाइल फ़ोन का ऐप भी यूज़ करना नहीं जानता है और या इंटरनेट भी नहीं यूज़ करना चाहता, हमें वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और जो सामान्य स्किल है, जो अपने हाथ से अपने फ्यूचर को बना सकता है, उन लोगों को हम तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो लोग रोड सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, 3 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। अब रिटेल में देखिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर में देखिए 40 लाख, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ लोगों की ज़रूरत है टेक्सटाइल में आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आज के दौर में कल हमसे मिलने आए थे कोयम्बटूर से लोग, उन्होंने कहा कल की सुबह हमें 1 लाख मुझे चाहिए जो हमारे मिलों में, टेक्सटाइल मिलों में ऑपरेटर के रूप में काम कर सके। 1 लाख, हमारे पास लोग नहीं हैं। तो देश के कई भागों में ऐसा है जहां लोग, और वो आराम से कहते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी की शुरुआत हम करा सकते हैं और लड़का अगर अच्छा है और ट्रेनिंग के साथ साथ बढ़ सकता है। और देश के बहुत कोने में ऐसे हैं जहाँ 1000-1500 की नौकरी के लिए मारामारी बच्चियों को, लड़कों को। तो ये डिस्कनेक्ट है। कम से कम आज पूरे इकोसिस्टम में देश के प्रधानमंत्री के कारण हमको पता है कहाँ नौकरी है और कहाँ नौकरी का अभाव है और कहाँ लोगों की ज़रूरत है। हम इस पूरे कनेक्शन को स्थापित कर रहे हैं। राज्य सरकारों से भी बातचीत हो रही है, राज्यों को भी स्किल मिशन को विस्तार कर रहे हैं, वहाँ भी स्किलिंग का काम हो। पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जो आज तक किसी ने देश में नहीं देखा। और सभी मंत्रालय हमारे जितने, चाहे स्मृति जी हो, चाहे तोमर साहब हों, या डिफेंस मिनिस्टर हों, या रेलवे मिनिस्टर हों, प्रभु जी हों, या मनोहर पारिकर हों, आप हेल्थ मिनिस्टर हों, सभी मंत्रालय, पीयूष गोयल हों या धर्मेंद्र प्रधान हों, आप किसी मंत्री को देख लीजिए, वो सब मेरे साथ मिल करके बड़े काम में लग चुके हैं। रूडी साहब, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मंत्रालय से जुड़े कुछ और अहम सवाल और आगे की चुनौतियाँ। क्या ये माना जाए रूडी साहब कि एक तरफ आप जो छोटे शहरों में या कस्बों में लोग हैं, गांव में हैं, उनको आप उद्यमशील बना रहे हैं उनके हुनर के जरिए, और दूसरी ओर ऐसे लोगों को आप तैयार करेंगे या हुनरमंद करने के साथ साथ उनको सर्टिफिकेशन काम करेंगे, उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे ताकि वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके रोजगार को बढ़ाएं। देखिए, हमारे पूरे सिस्टम में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सेक्टर स्किल काउंसिल है, और ये सेक्टर स्किल काउंसिल उद्योग जगत के जुड़े हुए लोग हैं जो उसको चलाते हैं, और किस क्षेत्र में किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, उस ट्रेनिंग का सिलेबस क्या होगा, उसकी अवधि क्या होगी और उसका एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, इस चीज़ की तैयारी करती है। और इंडस्ट्री तय करता है कि हमें इस तरह के काम के लिए इस तरह का प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए जिसको हम लेकर के अपने उद्योग में लगा सकते हैं। तो इसका पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, और इस इकोसिस्टम का जो टेक्निकल शब्द है वो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में से निकाल करके एक नेशनल क्वालिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन से हुआ। और अब भारत में आने वाले दिनों में जो भी स्किल का काम होगा इसी फ्रेमवर्क के तहत होगा, जिसको और उसको ट्रेनिंग का जो माध्यम होगा वो क्वालिफिकेशन पैक्स होगा, यानी कि किस क्वालिफिकेशन पैक के माध्यम से क्या ट्रेनिंग हो सकती है। और उसके बाद पहले तो ट्रेनिंग होगा, उसका सिलेबस होगा, उसके बाद उसका असेसमेंट होगा, समीक्षा होगी, फिर उसका सर्टिफिकेशन होगा ताकि उसकी मान्यता हो सके, और उसके बाद उसका रोजगार होगा, या रोजगार में ना जाना चाहे तो स्वरोजगार के तहत जाए, जिससे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना, जनधन योजना, इस तमाम योजनाओं से उसकी फंडिंग हो सके, वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। तो पिछले 18 महीनों की अगर मैं बात करूं तो अब तक किस तरीके से या क्या कोई आंकड़े हैं जिसके जरिए आप समझाना चाहें कि कहाँ कहाँ पर हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, किन किन सेक्टर्स पर आगे बढ़े हैं, और इंडस्ट्री हमारा कोई वर्टिकल मंत्रालय नहीं है, हमारा हॉरिजॉन्टल मंत्रालय है। आप रेलवेज की तरफ बढ़े, वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप स्टील मिनिस्ट्री की तरफ बढ़े, आप रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़े, आप हेल्थ की तरफ बढ़े, आप ऑटोमोटिव की, मेरा मंत्रालय लगभग सभी, आज इसीलिए 24 मंत्रालय, टूरिज़्म की तरफ बढ़े, आप हॉस्पिटैलिटी की तरफ बढ़े, आप होटल में सर्विसेज की, आप शेफ़ की तैयारी के बारे में करें, जो खाना पकाते हैं, जो कपड़ा धोते हैं, जो भी आदमी आपके जीवन को संवारता है, वो सब लोगों से मेरा सीधा, आज अगर यहाँ कैमरा पर अगर आप ये पूरे देश को दिखा रहे हैं, राज्यसभा टीवी चैनल दिखा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका एक कौशल है जो विद्वान होकर के बना है, लेकिन जो लेपल लगा के गया है, जो कैमरा चला रहा है, जो लाइट फिक्स करके आया है, जिसने सेटिंग की है, ये सब कोई पीएचडी नहीं है, ये सब स्किल्ड मैन पावर है।
और हमारे और आपके जीवन को जो सबसे सुंदर बनाता है, सबसे सहूलियत भरा बनाता है, वो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जिसको हम ध्यान नहीं देते। मेरी जिम्मेवारी उनके लिए है और उनके प्रति है, और उन चीज़ों को विस्तार। मीडिया और एंटरटेनमेंट, लाखों लोगों की ज़रूरत है जो कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, कैमरा चला सकते हैं, स्टूडियो में सेट कर सकते हैं, फिल्मों में बैक स्टेज में और क्लैपर बॉय का काम कर सकते हैं। लाखों लोगों की ज़रूरत है, अभाव है, कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं। उस क्षेत्र को भी हम देख रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप धरती पर आप देख लें जो सामान्य लोगों के लिए है, उसकी तैयारी मैं करा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने हमें बड़ी चुनौती का जो मैं कहूँ कि विभाग वो आपके पास है, लेकिन जब दुनिया के अलग अलग देशों से हम आंकड़ों को देखते हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि कहीं पर 95% कहीं पर 60% है, लेकिन उन देशों से और भारत के हालात में कई फ़र्क हैं। पहला फ़र्क मैं कहूँ भाषा को लेकर भी है। क्या एक भाषा बड़ी चुनौती है आपके स्किल डेवलपमेंट के मिशन में? नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो भारत में है कि हमारे यहाँ कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ भाषा ही जाने, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी भाषा, जर्मन, जो भी भाषा जाने, इस देश में अगर हम स्किल के तौर पर सिर्फ किसी व्यक्ति को एक भाषा ही अच्छी तरह से सिखा दे तो वो रोज़गार के लायक है। और मैं कहता हूँ कि सब पढ़ाई बंद कर दीजिए, सिर्फ बच्चे को 8वीं तक अच्छी अंग्रेजी, तो वो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करते हुए अच्छे 5 सितारा होटल में वो जा कर के 20 से 30 हज़ार की नौकरी कर सकता है। तो लैंग्वेज हमारे लिए बाधा नहीं है। हमको चाहिए कि अपने बच्चों को, जो हम लोगों ने परहेज करा रखा है अंग्रेजी से और विभिन्न भाषाओं से, उसको दूर करना चाहिए। भाषा जानने से तो व्यक्ति का ज्ञान कहीं और बढ़ता है। मैं अगर 6 भाषा बोलूँ तो मुझे लोग और ज्ञानी कहेंगे। मैं तो मातृभाषा जानता ही हूँ, हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, स्पेनिश जानूँ, फ्रेंच जानूँ, जर्मन जानूँ, तो और भी मेरी मान्यता बढ़ेगी। तो इसलिए भाषा कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग कम से कम मिनिमम जो आपकी मातृभाषा है उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी सॉफ्ट स्किल हम लोग बनाते हैं। कम से कम कंप्यूटर ऑपरेट करना हो, ये सब पार्ट ऑफ द सिलेबस बना रहे हैं, ताकि उसकी, आज एक ड्राइवर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको 8 से 10 हज़ार रुपये मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड को अगर हम लोग ड्राइवर की ट्रेनिंग दे दें 15 दिन से 1 महीना में, तो उसका वेतन 15,000 हो जाए। और अगर ये ड्राइवर जो हो अंग्रेजी बोल सके तो उसका वेतन 30,000 हो जाता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी तो उससे भी बढ़ता है कि कौन कौन से गुण आप किस किस को देते हो, जिसको सामान्य रूप से 3 महीने में भी सीखा जा सकता है। क्योंकि आपने खुद कहा कि कई सारे विभागों का मसला है जहाँ पर अलग अलग विभागों के लिए ट्रेनिंग की बात है। क्या कोऑर्डिनेशन आपको लगता है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक बड़ी सबसे बड़ा काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, कन्वर्जेंस। सब लोग अपने अपने तरीके से चला रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मंत्रालय होगा, उसके मानक एक होंगे, उसका स्वरूप एक होगा, उसकी दिशा एक होगी, और सब लोग इसमें अपने आप को ढाल लें। तो मुझे लगता है कन्वर्जेंस, और राज्य सरकारों के साथ भी यही संकट था। राज्य सरकारों ने भी अपना कन्वर्जेंस शुरू किया, स्किल मिशन बना रहे हैं। मुझे लगता है कि बज़ वर्ड जिसको कहते हैं, और बज़ वर्ड के साथ एक दिशा, और चुनौतियां बहुत हैं। आज अगर हम मेरा रिपोर्ट कार्ड लिखना चाहेंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि 1.5 साल में जिस स्थिति को 67 वर्षों में नहीं किया गया, वो 1.5 साल में। लेकिन मुझे अपने आप और देश के प्रधानमंत्री को इस विश्वास है कि आने वाले दिन में अगर सबसे उल्लेखनीय काम, तमाम कामों के बीच में कोई काम ऐसा जो लोगों, हमारा काम शिक्षा की तरह ही है। और कोई कहे कि साहब रूडी साहब आपने नौकरी नहीं दिलवाया, तो मैं ये कहूँगा 15 साल की शिक्षा में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो 15 हफ्ते की ट्रेनिंग में या 5 हफ्ते की ट्रेनिंग में नौकरी मिल जाए, इसका गारंटी। लेकिन इस दिशा में हम चल पड़े हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा ज़रूरी है, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा ज़रूरी है। लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आपको रोजगार के लायक ना बना सके। लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए, या 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए, तो आपको रोजगार मिल सकता है। और ये हमारा लक्ष्य है। क्या ऐसा लगता है रूडी साहब कि जो इस तरह के हुनर के सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, जो फिर मैं कहूँ कि सहूलतें आप लोग शुरू कर रहे हैं, जब तक इनको जो मेन कोर्सेज हैं उनके बराबर की अगर मान्यता नहीं मिलेगी, देखिए, मान्यता के लिए हम लोग कुछ कर कही। ITIs के बच्चे अभी तक जो इस देश में 12वीं जो 10वीं फेल हों या 10वीं में एडमिट करके 2 साल का ITI का कोर्स करते थे, उसके आगे उनका कोर्स का कोई मान्यता नहीं, उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने ब्रिज कोर्स शुरू करके अब तय किया है कि जो ITI के भी विद्यार्थी हैं वो अगर इतना कोर्स कर ले तो आगे BA में और MA में एडमिशन ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये सब हम कर रहे हैं। ये सब स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जिसको हम दूर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं जो आने वाले। अप्रेंटिसशिप 1970 में एक बार श्रीमती गांधी ने कहा था कि अप्रेंटिसशिप एक्ट को हम परिवर्तित करेंगे। 1970 में 20 पॉइंट प्रोग्राम था, तब से ये चर्चा हो रही थी। अंतिम में आकर के अब जाके हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंड किया। उसमें कुछ कमियाँ हैं, उसकी सुधार और मैं कर रहा हूँ। अब दुनिया भर में अगर कहीं आप जितना मर्जी घुमा करके लोगों को बता दें कि ये क्लासरूम में पढ़ाई हुआ, ये ट्रेनिंग आपकी हुई, जब तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक वो कामयाब नहीं होगा। तो अप्रेंटिसशिप को
अब आप देखें कि चीन में 3 करोड़ लोग फैक्ट्रियों में काम करके अप्रेंटिसशिप के रूप में काम करते, चाहे वो उस फैक्ट्री में काम करे या वहाँ से सीखने के बाद बाहर चले जाए। जापान में भी इसी अनुपात में, जर्मनी में भी भारत में सिर्फ 3 लाख के आसपास लोग अप्रेंटिसशिप में हैं। कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री को मैं जोड़ रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर को जोड़ रहा हूँ, सरकारी संस्थाओं को जोड़ रहा हूँ, ताकि आप अपने यहाँ निश्चित तौर से अप्रेंटिसशिप का काम ले। चाहे सर्विसेज सेक्टर में भी अप्रेंटिसशिप को हम लोगों ने जोड़ दिया, जो आज तक था कि इंडस्ट्री में ही अप्रेंटिसशिप होता, अब हम लोगों ने सर्विसेज सेक्टर में भी जोड़ा है। तो मुझे लगता है एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा कि इतनी बड़ी चर्चा इस क्षेत्र की हो रही है जो शिक्षा से बाहर हटके है। वो इसलिए हो रही है कि एक मंत्रालय बना, हमारे जैसे मित्रों को, हमारे जैसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई और इस काम की रूपरेखा पूरे देश में एक पदचिन्ह दिखने लगा है। और मुझे परिणाम चाहे जो आप मुझे और जितना भी आप उस विषय में कहना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने जो थी उसको हम लोगों ने समझ लिया है, परख लिया और अब नौजवानों के बीच में उसको लेकर, क्योंकि इस स्कीम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन विरोधियों के एक बड़ा जो आरोप है, रूडी साहब मैं चाहूँगा कि आप उसको कुछ स्पष्टीकरण दें। उनका कहना है कि सेंटर्स खोले गए, वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन ये कुछ लोगों को पैसा बनाने का एक जरिया है। और सही कहा, एकदम सही कहा। इस सरकार के पहले यही हो रहा था। जो लोग देख रहे थे वो पुरानी चीज़ों को देख रहे थे। हमने उसका रूप बदल दिया है और इस वर्ष से जो स्किल सेंटर्स रोल आउट हो रहे हैं, कृपया वहाँ जाइए। देश के 543 जिलाओं में, 550 जिलाओं में इस केंद्र की स्थापना की रही है, ताकि स्किल्स का मानक क्या हो उस केंद्रों में जाके देख के आइए, फिर आकर के मुझसे मिलिए और कहिए कि कैसा लगा। हम लोगों ने उसका रूपरेखा बदल दिया। आपने जो सुना वो बिल्कुल सच था। अब वो सच जो आपको प्रताड़ित कर रहा था या आपके चिंता का विषय था, उस पूरे सिस्टम को मैंने बदल दिया है। क्योंकि मैं वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, अब वो नहीं है। इसलिए अब उस बड़े तबके का भी बड़ा विरोध का मुझे सामना करना पड़ेगा, जिसका ये व्यवस्था हमने तो एक बड़ा तबका है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर लोगों के हुनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद उन्हें नहीं। देखिए, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर विभाग इस देश में वर्षों से रहा है और उसके भीतर भी बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं थे जिसमें एग्रीकल्चर स्किल का था। और कृषि तो पारंपरिक तौर से लाखों वर्षों से चल रहा है। तो आखिर उसमें हमें ऐसा क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है कि एग्रीकल्चर स्किल होना चाहिए? ये एक्सटेंशन प्रोग्राम एग्रीकल्चर का था, करोड़ों रुपया आज तक खर्च होते रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उसमें एक लिमिटेड मैंडेट है एग्रीकल्चरल सेक्टर स्किल काउंसिल में। उसको हम लोग एक नए रूप से, क्योंकि कृषि को जब आप कहेंगे तो भारत कृषि पर ही आधारित प्रारंभिक तौर से था। अब थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से परिवर्तन हो रहा है। तो ये कृषि में पारंपरिक और वो हुनर है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में तो ये सवालों का उत्तर तो मैं उतने बड़े क्षेत्र का उत्तर इतने छोटे से समय में इस विभाग को लेकर के, मैं एग्रीकल्चर भी देखूं, मैं इंडस्ट्री भी देखूं, मैं एक्सपोर्ट्स भी देखूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी देखूं, मैं हॉस्पिटैलिटी भी देखूं, मैं टूरिज्म भी देखूं, मैं आप सब लोग अब इस मंत्रालय के बारे में कोई भी कहीं खड़ा होकर कोई भी प्रश्न कर लेता है कि ये सब के लिए रूडी जी जिम्मेवार हैं, जो 67 वर्षों से चल रहा है। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, सब समझ चुके हैं और सब लोग बड़ा काम। राज्यों से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेश हैं? एंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की बड़ी योजना आ रही है, राज्यों को भी मानक दे रहे हैं। राज्यों ने अपना आपको NSQF से अलाइनमेंट शुरू कर दिया। उनको भी अब अच्छा लगने लगा है कि भाई इस तरह से काम होगा तो स्किलिंग का एक रूपरेखा है। और ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय हो, उसका भी काम भारत सरकार मंत्रालय कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स के साथ भी मिलकर के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्यों में कुछ मुख्यमंत्रियों के बयान देख रहा तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी ही अच्छी है, हम चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर हमारे पास, देखिए हमारे पास भी अभी नहीं है। अभी तो मैं अपनी व्यवस्था को ठीक कर रहा हूँ। मुझे 1 वर्ष के भीतर राज्यों से भी एंगेजमेंट के लिए किस प्रकार से स्किलिंग का काम बड़े तौर पर करें। राज्यों के पास वित्त आयोग ने डिवॉल्यूशन 32% से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा गया है। छोड़ दीजिए उस विषय को। फिर भी स्किल के लिए हम उन्हें साधन भी उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, मुझे साधन की व्यवस्था करनी है। वर्ल्ड बैंक के बड़े प्रोजेक्ट की तरफ हम देख रहे हैं, जैसे पैसा आएगा राज्यों को भी देंगे और राज्यों को भी इसी मानक में अपने साथ हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल रूडी साहब, अब मैं कहूँ कि सरकार का कार्यकाल करीब 3 साल का बचा हुआ है, ऐसे में आपकी नज़र में इन 3 सालों में कोई टारगेट आपने तय किया होगा इस विभाग को लेकर? बाकी कौशल का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत काम हो रहा है, लेकिन खुद मैं अपने हाथ से इस देश में 1 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षण अगले 3 वर्षों में दूंगा और उसका एक रूपरेखा तैयार है। उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ITIs में और
प्राइवेट सेक्टर में और राज्य सरकारों में, उसको छोड़ करके 1 करोड़ लोगों को अगले 3 वर्षों में मैं प्रशिक्षित करूँगा। रूडी साहब ने वक्त दिया, राजसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरकश के आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ। नमस्कार।